हाँ जी बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। यार रोटेशनल मोशन का आज मेरे ख्याल से 10th लेक्चर होगा। आज हम इसको क्लोज कर देंगे। छोटी सी बात है, आज मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का ही लेक्चर बन पाएगा या उससे भी कम ही ना हो जाए। लेकिन उन 30 मिनट्स में बेटा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो कर लिया, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अब लास्ट में एक दो बातें बचती हैं, वो करवा रहा हूं। बाकी पॉइंट ये है कि यार चीजें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। हम इसको आज 10th लेक्चर में अपने हिसाब से जितना हमने काम डिसाइड किया हुआ था उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अगर 10 लेक्चर वीडियो लेक्चर आ गए आपके, लाइव क्लासेस इसमें हमने ज़्यादा लगाई हैं, मुझे लगता है 15 तो इसकी लाइव हो गई होंगी, तो कुल मिला के बेटा 25 दिन 22-25 दिन इसको कवर अप करने में हमें लगे हैं। तो आज हम इसको वैसे क्लोजिंग दे देंगे। दो टॉपिक हैं, थोड़े मुश्किल लगेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी कर लेते हैं। ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स बेटा, ये न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक हैं, तो नोट करना बेटा। पहली हेडिंग तो डाल लो इसमें, मोशन ऑफ कनेक्टेड मास। ओके, एक दूसरा कराऊंगा आपको, कंपाउंड पेंडुलम। वैसे तो कंपाउंड पेंडुलम एसएचएम वाले चैप्टर में आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे आपके ना असाइनमेंट जो दिया है उसमें उसके क्वेश्चंस लगे हुए हैं, इसलिए चलो टॉपिक छोटा सा है, करा देंगे। 15 मिनट लगेंगे उसको कवर अप करने में, 15-20 मिनट इसको लगेंगे, यानी आधे घंटे में कवर अप हो सकता है बेटा आज का लेक्चर। तो हेडिंग डाल लेना बेटा, मोशन ऑफ कनेक्टेड मास। सिचुएशन आपके सामने ही है, सिंपल है कि ये कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये कोई रिजिड बॉडी है, हवा में नहीं लटक रही भाई, कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ अटैच्ड होगी, यहां पे उसका एक पोर्शन बना दिया। ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग लिपटी हुई है, मासलेस स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग पे इसका एक एंड चलो इसके साथ फिक्स है नहीं फिक्स है। ओके, ये मान लो नहीं फिक्स है तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर फिक्स होगा तो ये नीचे नहीं गिर पाएगा। तो ये फिक्स नहीं है दूसरा एंड, ये जब मास इसको नीचे की ओर लेकर जाएगा, मास जब नीचे जाएगा तो गिर जाएगा। अब यहां पे होगा क्या, होगा ये जी कि जो मास है इसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट भी है बेटा। ठीक है, ये जो छोटा एम है ना इसका मास रखा है, बाकी बताते हैं कौन सी चीज क्या है। पहले सिचुएशन को समझो। सिचुएशन ये है कि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक भैया रस्सी लिपटा रखी है, उस रस्सी के एक एंड पे एक सिरे पे मास लटका रखा है, दूसरा सिरा ओपन है। जब आप इस मास को छोड़ दोगे तो ये मास जब नीचे जाएगा तो ये रस्सी जो लिपटी हुई है ये इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रोल कर देगी। जब रोल करेगी तो ये रोल कर जाएगा, जब रस्सी रोल करेगी तो ये भी क्या कर जाएगा, रोल कर जाएगा। ये घूम जाएगा, घूमेगा तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब ये मास नीचे जा रहा होगा यार, इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी कि कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। जब ये मान लो इस जगह से, यहां मान लो इसका सेंटर ऑफ मास था, यहां पहुंच गया, जब ये इस जगह से बेटा यहां तक पहुंचा तो इसने हाइट लूज की है। अब हाइट लूज की है मतलब पोटेंशियल एनर्जी लूज की है। वो एनर्जी कहां गई, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी तो घूम रहा है ना, तो उसके पास रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन साथ के साथ मास आगे मूव भी कर रहा है, इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये भी तो नीचे की ओर गए ना, इसके पास सिंपल वाली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ mv² वाली। तो कई चीजें आएंगी, हमें कई चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, कैलकुलेट करके दिखा देते। लेकिन वैसे मैंने रिजल्ट यहां पर ना लिखे हुए हैं, रिजल्ट मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रिजल्ट की फॉर्मेशन जो है, एंड रिजल्ट है, वो हम कहीं और ना छोड़ दें। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बुक्स में दिए होते हैं हम यहां तक इनको पहुंचाएंगे। अब जैसे एक्सेलरेशन आएगी, ये किसकी एक्सेलरेशन होगी बेटा, पॉइंट मास की। मतलब 4 चीजों को मैं टारगेट पे लूंगा जब मैं इसको डिस्कस करवाऊंगा। एक तो आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। दूसरा अब कैसे आए हैं वो तो खैर पता होना चाहिए, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा ना। तो एक तो हमने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। दूसरा रस्सी में टेंशन होगी भाई, टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा जब ये h हाइट नीचे चले जाएगा मान लो,
तो ये कितनी स्पीड गेन कर लेगा वो निकाल लेंगे। अब ये स्पीड गेन करेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा वो भी निकाल लेंगे। सिंपल ही है, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर लगाकर। उसके अलावा अगर इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी निकालनी है वो तो इन चीजों से निकलती रहेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं बेटा, हम इनको कैलकुलेट करेंगे। सिचुएशन आपके बिल्कुल सामने कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी है भाई, वो जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो रिजिड है, उसके ऊपर एक मासलेस स्ट्रिंग लिपटी हुई है, उसके नीचे एक मास लटका हुआ है। वो जो मास लटका हुआ है उसको हम पॉइंट मास एज्यूम करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये नीचे की ओर जाएगा, इसको घुमाएगा और ये चीजें आएंगी और इनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा चीजों को देख लो, कौन कौन सी चीज क्या है बेटे। छोटा एम है, इसका मास है, इसको पॉइंट मास माना है हमने। बड़ा एम इस रिजिड बॉडी का मास है, क्योंकि जब रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे, मान लो सिलेंड्रिकल है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे हाफ mr², तो वहां पे इसका मास लगाना पड़ेगा। r इस रिजिड बॉडी का क्या है, रेडियस है। I इस रिजिड बॉडी का मोई है, मोई MOI, मोई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिचुएशन को समझो, सिचुएशन कहती है कि अगर आप इसको देखो, इसको मिटा देते है ना, इन चीजों को अपना नोट वोट कर लो, कौन सी चीज क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, साफ सा हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है वो दिख जाएगी। अब तक नोट कर लिया होगा उम्मीद है। हमने इसको मिटा दिया, इससे क्या हो गया, मामला साफ हो गया, डस्टर रख दिया जी हमने। ओके, नीचे mg, यार ऊपर की ओर क्या लग रही है, इस पे टेंशन लग रही है ना, टेंशन दोनों तरफ लगती है ना। यहां पे मुझे जो टेंशन है, गलत शो कर दिया पहले, अगर मैं इस जगह की बात कर रहा हूं तो टेंशन ऊपर को शो कर रहा हूं, इस जगह की बात कर रहा हूं तो टेंशन नीचे को शो करेंगे। अगर यहां पे देखता हूं इस पॉइंट पे, तो टेंशन ही इसको नीचे की ओर खींचकर रोटेट करने की कोशिश कर रही है। यहां पर देखता हूं तो ये टेंशन इसके मोशन को अपोज कर रही है, लेकिन ये अपोज हो नहीं रहा, नीचे जा रहा है। कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे, a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब बेटा इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बना दो, छोटे वाले मास की कुछ भी नहीं है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बनाई। नीचे कौन लेकर जा रहा है, mg, अपोज कौन कर रहा है, टेंशन, इक्वल टू क्या हो गया, ma, ये होगी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया। पहला टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन। लिख देने से क्या होता है, वो टारगेट सा फिक्स होता है। जब भी आप एग्जाम में भी आए ना, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। यार कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन करनी है, टेंशन करनी है, वेलोसिटी करनी है, एंगुलर वेलोसिटी करनी है, पहले ही पता होगा कैलकुलेट क्या करना है, तो अपने आप ही आप उस तरफ बढ़ चलते हो। ओके, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब ध्यान देना, ये जो डेरिवेशन आ रही है ना, ये पिछली बार आपने एक आर्टिकल किया था, मोशन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, बस लगा लो वही चीज है। वो इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग हो रही थी, ये वैसी रोटेशन हो रही है। ठीक है जी। अब इसमें पॉइंट ये है कि बेटा जब ये रोटेट करेगा, ये जब रोटेट करेगा तो भाई रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। यानी इसको रोटेट कौन करा रहा है, कोई ना कोई टॉर्क करवा रही है। अच्छा, टॉर्क लगने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। अब फोर्स कौन लगा रहा है वो चेक करना पड़ेगा। जब आप लास्ट टाइम ये रोलिंग मोशन डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे ये इससे रोटेट करता है, इसको रोटेट करने के लिए टॉर्क किसने लगाई थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, क्योंकि वही टेंजेंशियल लगा था। भाई ये भी तो ऐसे रोल किया, अब इसको रोल करने के लिए टॉर्क किसने लगाई, टेंशन ने लगाई है। वो जो सिलेंडर है उसमें नीचे की ओर क्या लग रही है, टेंशन। जब ये नीचे की ओर टेंशन लग रही है यानी वह फोर्स ही है ना। अब इसी के कारण ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यानी टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये टेंशन ही प्रोवाइड कर रही है ना। अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है जी, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। पिछली बार भी हमने किया है। तो जो टॉर्क है वो किसने प्रोवाइड की है, टी ने। टॉर्क का एक I इंटू एल्फा होता है, एक F इंटू आर होता है। जो पहला लगेगा वो क्या लगेगा, F इंटू आर। तो बेटा इस जगह पर टेंजेंशियली नीचे की ओर क्या लगी, टेंशन। तो हमने कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मैंने।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके टारगेट पे कौन है मेरे पास, ए। मास गिवन में हो गया, मास गिवन में हो गया, जी तो चलो वैसे ही परमानेंटली गिवन में ही है, बच गया टी। टी को सॉल्व करोगे तब जाके ए की एक्सप्रेशन आएगी ना कोई, तो टी खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं कि जो टॉर्क किसने प्रोवाइड की, लिख लो यार, टॉर्क फॉर रोटेशन ऑफ सिलेंडर इज प्रोवाइडेड by T, which is acting tangentially to the cylinder, वो अंडरस्टूड है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है बेटा R क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। तो R की जगह तो इसका खुद का क्या लगेगा, रेडियस लगेगा, क्योंकि सिलेंडर है। आर की जगह तो इसका क्या लगेगा, रेडियस लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ की जगह क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा। बात को समझो, जो टॉर्क लग रही है, ये सिलेंडर देख, ये सिलेंडर का मुंह इस तरफ है, यहां हमने सिलेंडर का मुंह अब आपकी ओर कर दिया। ये सिलेंडर का बेस है भाई, पहले बेस इस तरफ है, अब बेस आपकी तरफ कर दिया। अब ध्यान से सुनना, टॉर्क तो एज पे लग रही है ना, एक्सिस सेंटर पे है ना, एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया ना। ये एक्सिस है भाई, उसको मैंने चेंज कर दिया, ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे रोटेट करेगा तो टॉर्क नीचे की ओर, सॉरी फोर्स यानी कि टेंशन नीचे की ओर लग रही है। एक्सिस ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। तो वैसे तो इसका फार्मूला होना था आर एफ साइन ऑफ थीटा। टॉर्क का फार्मूला क्या होना था, आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहां लगेगा आर की जगह तो आर ही आ गया, ये वाला एफ की जगह टेंशन आ गई टी, और साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री आ गया, और ये बन गया टॉर्क इक्वल टू आर इंटू टी आ गया, बस साइन 91 होता है। फिर तुम्हें यह भी पता कि टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा भी होता है, फिर तुम्हें यह भी पता आई एल्फा इक्वल टू आर टी हो जाएगा, फिर तुम्हें यह भी पता है एल्फा इक्वल टू ए बाय आर हो जाएगा। यहां से तुम्हें यह भी पता है टी निकालनी है ना, ये आई ए बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, तो यहां पर टी क्लियर नहीं था, हमने टी निकाल लिया ना, तो यही रिजल्ट है ना, यही रिजल्ट है। यहां टी निकल गया लेकिन ए अननोन है, यहां ए चलो मैं निकाल लूंगा लेकिन टी अननोन होगा, ऐसा नहीं होता है। हमें या तो ए निकालना है या टी निकालना है इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। तो हम टी की वैल्यू इसमें क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग टी इन इक्वेशन 1। टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए था, यहां पर एम जी माइनस टी की जगह आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम में हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है, तो एम जी को इधर छोड़ दे, इसको उधर ले जा, ए को बाहर निकाल ले, ये बन जाएगा आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम बचेगा। ठीक है जी, अब ए को उधर छोड़ दे, बाकी को नीचे ले आ, चेक कर ले कि क्या बन जाएगा। करो भाई जल्दी 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 जल्दी। ये हो गया। अब पता ही है भाई, अब तक तो मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, ए इज इक्वल टू एम जी के नीचे आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम ए नहीं ए इक्वल टू एम जी बाय आई बाय आर स्क्वायर प्लस
यम है, ये तो बाहर आ गया, A इक्वल टू यम ए यम जी। भाई यहां से यम बाहर निकालो, ये बन जाएगा 1 प्लस आई बाय यम आर स्क्वायर। ठीक है जी, यम यम कटेंगे, ये बन जाएगा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू, अब सिलेंडर है तो सिलेंडर वाली पुट होगी, जब होगी तब होगी। अभी फिलहाल आई इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन इसकी होगी यार, वो इंक्लाइंड प्लेन जैसी ही स्थिति यहां पर बन रही है, बस रिजल्ट तो चेंज आना था। जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। यहां डब्बा नहीं लगाते, डब्बा ऊपर लगा हुआ है। ये क्या निकल गई? आपकी एक्सेलरेशन निकल गई। अब क्या था अगला टारगेट? हमने बोला टेंशन का। अब टेंशन का तो फार्मूला हमने बीच में निकाला ही था ना, आई ए बाय आर स्क्वायर। चेक करो, ये देखो, ये जो वैल्यू हमने पुट की हुई है टेंशन की, वो तो वैसी आ गई थी, आई ए बाय आर स्क्वायर। भाई मिटाते चले जाओ, करते चले जाओ, टेंशन निकालनी हो तो निकली पड़ी है। बस आपने ए की क्या करनी है बेटा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। कर लो फिर। आल्सो अगर हमने टेंशन निकालनी हो तो टेंशन की जगह क्या आ जाएगा? क्या फार्मूला था? आई ए बाय आर स्क्वायर। यार वैल्यू पुट कर लो, अब क्या क्या कराऊंगा तुम्हें। आई बाय आर स्क्वायर, ए ऊपर निकला ही पड़ा है, यहां पे जी आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। चेक कर लो उसके साथ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां से क्या कर सकते हैं यार, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, आई बाय आर स्क्वायर जी बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर हो गया। अब हमें इसके साथ क्या करना है? बस मैच कराना है। कहने को तो यही क्या है, आंसर है। तभी मैंने यार पहले लिख दिए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म अब जो बुक में दिया हुआ है उसके साथ मैच कराना है इसको यार एलसीएम ले लो। ये 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर है ना, इसका जब ये जी तो ऊपर ही है मेरे भाई, जब आप एलसीएम लोगे चेक करना, यहां आएगा एम आर स्क्वायर, यहां आएगा आई और नीचे आएगा एम आर स्क्वायर। वो ऊपर चले जाएगा, ऊपर चल के हो गया एम आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये बनेगा आई एम जी डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। एक बार जरा ऊपर नजर मारना कि बात बनी है कि नहीं। एम जी आई आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक ही है जी। सो पता होना चाहिए चीजें निकलती कैसी हैं। डायरेक्ट याद हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट नहीं याद होंगी तभी मैं डिराइव करवा देता हूं। आमतौर पे इसके फार्मूले बता देते हैं लोग, लेकिन मैं ड्राइव इसलिए करवा देता हूं कि भूल भी जाएगा तो भी निकाल लोगे मौके पर। तो टेंशन स्ट्रिंग में इतनी होती है, एक्सेलेरेशन ऑफ द पॉइंट मास ये है। अब आ गया बेटा स्पीड निकालनी या एंगुलर स्पीड निकालनी। देख स्पीड इसकी है, एंगुलर स्पीड सिलेंडर की है। यहां कुछ नहीं करना, यहां लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, मान लेते हैं इसने यहां से शुरुआत की, ठीक है, शुरुआत करते करते यहां पहुंचा भाई, यहां से यहां तक। देख मैंने यहां पे निशान लगा रखा है, ये यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां पर है। अब सेंटर ऑफ मास नीचे कितना शिफ्ट कर गया मान लो, अब विद एक्सेलरेशन जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर वो h हाइट लूज कर गया तो मैंने बोला हुआ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो कंसेप्ट है ना, वो तो लगा लो, एक तरह के ना ब्रह्मास्त्र हैं, वो लग जाते हैं हर जगह पर। अब यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। जब ये यहां पर था, रेस्ट पर था, सब कुछ रेस्ट पे था, ना ये घूम रहा था ना ये चल रहा था, उस वक्त इस डब्बे के पास यानी इस पॉइंट मास के पास क्या थी भाई? पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ये नीचे यहां पर पहुंच गया तो
कंसेप्ट क्या लगाया मैंने, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने कंसेप्ट लगाया कि जितनी इस ब्लॉक ने या इस पॉइंट मास ने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है, वो किसने गेन की, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की भाई हाफ mv², लेकिन यहां पर सारी पोटेंशियल एनर्जी इसी जो काइनेटिक एनर्जी बनी है यही नहीं ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, क्योंकि ये घूमा भी है, उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। हमें v निकालना है तो ओमेगा को v के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखो ये समझो, इसकी वेलोसिटी और इसकी ओमेगा इंटर रिलेटेड है। जो इसकी वेलोसिटी होगी उसी से इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकलनी है, वो तुम्हें पता ही है। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की, mgh, यह है हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा की जगह v बाय आर, तो ये बन जाएगा v² बाय r²। यहां से mgh हाफ mv² हाफ आई v² बाय r²। टारगेट पे कौन है, टारगेट पे है जी वेलोसिटी। तो यहां से क्या कर लो, वेलोसिटी का स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये mgh हो गया, ये बन गया तुम्हारा v²। हाफ भी चल बाहर निकाल लो यार, हाफ भी बाहर निकाला, v² भी बाहर निकाला, इसके पास बचा m, इसके पास बचा हाफ v² बाहर गया ना, हाफ v² बन गया i बाय r²। अब तुम क्या कर लो यार, m भी बाहर निकाल लो, फिर m भी बाहर निकाल लिया, चल mv² बाय 2 हो गया, सब कुछ बाहर निकाल लो, 1 प्लस i बाय mr² हो गया ये। ठीक है, ये बन गया 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय mr²। m से m कैंसिल हो गया, चेक करना रिजल्ट बना कि नहीं। v कहां गया, v ये रहा, ये इधर आके हो गया 2gh, ये सारा उठा के नीचे डाल लो, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय mr² इक्वल टू v² है, v छोड़कर रूट लगा लो, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh बाय 1 प्लस आई बाय mr²। चेक करना सही है कि नहीं, √2gh बाय 1 प्लस आई बाय mr²। चलो वो भी हो गया। अब अगली बात ओमेगा निकालना है। अब ओमेगा इक्वल टू क्या है, v बाय r है, तो v तो निकला ही हुआ है, इसको r से डिवाइड कर दें। भाई v तो निकला हुआ है, देख आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, v तो निकला ही हुआ है, इसको r से क्या कर दें, ओमेगा इक्वल टू v बाय r है, ओमेगा इक्वल टू v कितना था, √2gh के नीचे 1 प्लस आई बाय mr² था। हमने बोला इसको r से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। चेक करो आंसर मैच होता है कि नहीं होता। अगर मैं इसने 2mgh एलसीएम ले लिया यार, ठीक है, एलसीएम लेगा तो नीचे mr² आ जाएगा, mr² पलट कर ऊपर चले जाएगा, ऊपर बचेगा फिर 2gh तो पहले था, mr² आ गया, नीचे mr² प्लस आई आ गया। मेरे भाई बाहर वाला r पहले से था, ये r² बाहर आके r हो जाएगा, r से r कट जाएगा, बचेगा क्या, 2gh इंटू m, 2gh इंटू m, नीचे क्या बचेगा, i प्लस mr², i प्लस mr²। ठीक ठाक, रिजल्ट भी कैलकुलेट हो गए, कंसेप्ट भी पता लगा होगा। आराम से देखो इसको, क्या चीज़ें देखो, आएगा इस पे न्यूमेरिकली, रिजल्ट्स याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रहेंगे तो मौके पे कैलकुलेट कर लेना। मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो भैया एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलवाएगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा के कैलकुलेट ही कर डालो, हो जाते हैं कैलकुलेट, ऐसी बात नहीं है। तो अभी इसको नोट करो, एक पॉइंट अपना और रह गया, कंपाउंड पेंडुलम, वो भी बात खत्म ही कर देते हैं। जब रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक आएगा ना, रोटेशनल नहीं सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, वहां पे वो कंपाउंड पेंडुलम फिर से आएगा, फिर से करवा देंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हें, अब वो तो करनी है ना, तो उसका भी कंसेप्ट थोड़ा सा बता ही देते हैं।
इनको नोट कर लो जी, रिजल्ट्स आपको याद करने होंगे। तो यार एक बात जो और करानी है तुम्हें वो है कंपाउंड पेंडुलम, है ना, फिजिकल पेंडुलम भी इसको बोलते हैं। अच्छा, सिंपल पेंडुलम आपको पता होगा, कई बार हमने किया कि एक ना सिंपल पेंडुलम होता है जी, ये सिंपल पेंडुलम है, ओके, इसका टाइम पीरियड भी निकाला होगा कभी, 2π√L/g। अच्छा, ये जो बेटा सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, वैसे जो चीजें आएंगी, मैंने पहले भी बोला, ये एक चैप्टर आएगा लास्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ही उसमें आएंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम आया हुआ है, हम इसको यहीं पे निपटाते हुए जा रहे हैं भाई, ठीक है। वहां का एक दो रिजल्ट यूज होंगे, वो फिर बीच में मैं बता दूंगा, उसको डायरेक्ट याद रख लेना। अब सिंपल पेंडुलम तुम्हें पता है भाई, कंपाउंड पेंडुलम क्या चीज है, पहले बात को समझो यार। कोई भी रिजिड बॉडी अगर मान लो किसी पिवट पर हैंग कर रखी हुई है, मान लो यार ये रॉड है, रॉड ही है, ठीक है, रॉड है, थोड़ी हैवी है, उसमें मान लो होल कर यहां पर इसको मैंने किसी मोटे से कील पे ना लटका रखा है, रॉड टाइप चीज है। स्केल लगा लो यार, स्केल लगा लो, वो जो लकड़ी का स्केल नहीं होता 1 फुट का, वो लगा लो, लोहे का लगा लो, रॉड लगा लो, जो मर्जी लगा लो, इसको मैंने यहां पे हैंग कर रखा है। अब हैंग जब करूंगा, यहां पे कील ठोक के, कील में इसमें होल है, हैंग कर रखा है, इसको यार अगर मैं इधर ले जाकर छोड़ दूंगा तो ये क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा ना। ये इसका एक्सिस हो जाएगा रिजिड बॉडी का, और ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी उस एक्सिस पे क्या करने लग जाएगी, ऑसिलेट करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। यार इस चीज को क्या कह देते हैं, कंपाउंड पेंडुलम कह देते हैं। अगर एक पॉइंट मास हो, देख मास को पॉइंट मानना है, यानी साइज भी नहीं मानना, मास तो चल ठीक है, और जिस रस्सी से लटका हुआ है उसका मास नहीं होना चाहिए, और वो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वो तो सिंपल पेंडुलम है। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी किसी एक एक्सिस पर लटक कर हैंग करे तो उसको कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला एक रिजिड बॉडी है यार, ऐसे लटक रही है, ये क्या हो गया, कंपाउंड पेंडुलम। यहां सिचुएशन क्या हो गई कि मेरे पास एक रिंग है, रिंग को मैंने क्या किया, यहां पे कील ठोकी, कील ठोक के उसके ऊपर एक रिंग रख दिया, कील ठोकर उसके ऊपर रिंग रख दिया, और रिंग को थोड़ा सा साइड पे ले जाके ऐसे ऐसे हिलेगा वो। अब ये जो सिचुएशन होगी, ये भी क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। रिंग की बजाय ये डिस्क है यार, डिस्क में यहां पे छेद कर रखा है, यहां पे कील ठोकी हुई है, उस छेद से उसको लटकाया और उसको छोड़ दिया, और ये पूरा का पूरा ऑसिलेट कर रहा है। ये भी क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। ये भी क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। क्वेश्चन ही बीम पे, डिस्क पे, रिंग पे आते हैं। इस पे जो क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे वो किस पे आएंगे, बीम पे। ये बीम बोल दिया मैंने, अब इसको रॉड की बजाय क्या बोल दिया, बीम पे, या रिंग पे आ जाएंगे, या डिस्क पे आ जाएंगे, ऐसी चीजों पे आएंगे जो ऑसिलेट भी कर सके। और या फिर इस ऑब्जेक्ट की यार जैसी मर्जी क्या हो, शेप हो। अब देखो, अब मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि ये ओवरऑल जनरल सी क्या है, शेप है, कुछ भी हो सकती है, और इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट लेकर जैसे भी छेद कर कर, वेद कर कर, भेद कर कर उसको लटका दिया यार, और इसको साइड पे ले जाके छोड़ा, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब ये ऑसिलेट करेगा तो ये पेंडुलम जैसी चीज बन जाएगा, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसलिए इसको सिंपल पेंडुलम तो बोलना नहीं है। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम भी इसको बोलते हैं। तो पहले तो हमने बात को समझने की कोशिश की कि ये चीज क्या है, कंपाउंड पेंडुलम चीज क्या है मेरे भाई। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमने ना, ये जब ऑसिलेट करता है, मेन मुद्दा क्या है कंपाउंड पेंडुलम में, या टाइम पीरियड निकालना है। मुद्दे की बात यह है कि हमें कंपाउंड पेंडुलम का
टाइम पीरियड निकालना है यार, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ले भाई, रटा हुआ होता है, चैप्टर पढ़ेंगे बाद में, एसएचएम में निकलता है कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर से ही इसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो रटा हुआ होगा। अब कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड वही निकालना है, वही अपना टारगेट है। हमने को पर्टिकुलर शेप ना लेते हुए ये यार एक वैसे ही इर्रेगुलर सी शेप ही रखी। क्वेश्चन बेटा एक पर्टिकुलर शेप पे आएगा, जैसे मैंने बोला यहां बीम पे आएगा, रिंग को लटका रखा है, रॉड को लटका रखा है। ये मान लो कोई एक पर्टिकुलर शेप का यार कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह पर मैंने किसी भी चीज से वही कि छेद कर कर भेद कर कर जैसे मर्जी मैंने इसको लटका रखा है। भाई जब लटका रखा होगा तो इसका कहीं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज नॉर्मल है, छोटा है, तो हमने बोला हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, फर्क नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली बोलने में इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, तो हम भी यहां पर क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। वो बात दूसरी है कि जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फिर थोड़ी देर में वहां पर सेंटर ऑफ मास भी मान लेंगे। तो भैया ये क्या है हमारा, ये एक कंपाउंड पेंडुलम है, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होगा इसका, यहां पे ऑसिलेट करेगा, ये ओ मान ले, और इसका यार कहीं ना कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आएगा, जरूरी नहीं है इस लाइन पे आए, साइड पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ COG, ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये ऑसिलेशन वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इसको O मान लिया, इसको कुछ भी मान ले यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूं। मास इसका M मान लो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी जरूरी बात है, जहां से इसको लटका रखा है और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लो, L मान लो, M मास है। अच्छा यहां पे लिखना जरूरी है, मैं लिख ही देता हूं। L क्या मैंने माना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन एंड COG, COM भी हो जाएगा, ये बाद में इसको सेंटर ऑफ मास ही मानो। ओके, अब मान लो इसको अगर किसी ने फोर्स लगा के ऐसे करके साइड पे ले गए, तो यार सिचुएशन ये हो जाएगी, मान लो। अब बेटा जी अगर हमने इस डिस्टेंस को L माना है, तो यार ये वही डिस्टेंस तो है, ये तो L ही रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इस जगह पे पहुंच गया, तो ये ऐसे ही जब जाएगा तो ये डिस्टेंस था ना दोनों के बीच का, भाई हमने तो बॉडी को खींचा, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, L ही रहेगा। अब पॉइंट ये है कि ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, जब इसको छोड़ दोगे तो इसने क्या करना है, ऑसिलेट करना है। अब हमने निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है जी। हम चेक करेंगे कि इसको ऑसिलेट करवाने वाला फोर्स कौन है, यानी अगर तो ये पॉइंट मास होता फिर तो हम कह रहे हैं ऑसिलेशन हो रही है, पॉइंट नहीं है ना, ये रिजिड बॉडी है, जब ये ऐसे ऐसे घूम रही है तो हम कहेंगे इसकी रोटेशन हो रही है। रोटेशन हो रही है तो टॉर्क चाहिए, सिंपल होता तो वहां पे मैं टॉर्क की जगह फोर्स बोलता कि कौन सा फोर्स है इसको ऑसिलेट कराने में जो यूज हो रहा है। यहां बोलूंगा कौन सी टॉर्क है जो इसको ऑसिलेट कराने में यूज हो रही है। तो चेक करना, यहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी पूरा सेंटर ऑफ मास। अब वो यहां पहुंच गया, नीचे की ओर क्या लगा, इसका वेट लगा। अब अगर ये एंगल थीटा है, मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस वक्त कितनी हुई है, थीटा हुई है। ये क्या है, इस वक्त की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये इस वक्त थीटा हुई है, तो अगर मैं इस लाइन को सीधे कर देता हूं तो ये थीटा हो गया, ठीक है जी। ये लाइन बिल्कुल ये जो जा रही है ना, इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, तो ये किसका रोल प्ले करेगी,
इस पैरेलल लाइन का ये एंगल अगर थीटा है, सॉरी ये एंगल अगर थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी थीटा आ जाएगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल से चेक कर लो अपना, ठीक है। ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। ओके, अब इस mg के दो टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। अब टुकड़े करना तुम्हें आता होगा, mg को रिजॉल्व करूंगा तो थीटा के साथ वाला टुकड़ा जो होता है वो कॉस टुकड़ा होता है, mg कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर जाता है वो साइन टुकड़ा होता है। मैंने लंबा खींच दिया, यहां तक आना चाहिए था, यहां जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मैंने है तो ये यहीं तक इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये क्या है, mg साइन थीटा है। अब सोचो इसको नीचे कौन लेकर जा रहा है, mg साइन थीटा है ना, तो इसका भैया जो रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, mg साइन थीटा है। mg साइन थीटा सिंपल पेंडुलम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। अगर हम ये कर रहे होते ना तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। रिस्टोरिंग मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करे। सिंपल पेंडुलम हम क्या करते हैं, ऐसे दूर लेके जाते हैं, इस पे नीचे की ओर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसको ओरिजिनल पोजीशन की ओर रिस्टोर करने की कोशिश करता है। यहां पर ये रिजिड बॉडी है, हम इसको ऐसे ले गए तो इस पे लगा तो फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स क्या बन जाएगा, वो टॉर्क बन जाएगा, और इस पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करेगी। तो यहां पर था ये तुम्हारा कंपाउंड पेंडुलम, ऐसे चले गया, नीचे की ओर कुछ फोर्स लगेगा जिसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी जो उसको वापस लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तक इनर्शिया के कारण उसमें स्पीड आ चुकी होगी, वो आगे बढ़ जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लाएगा। अब ये चलता ही रहेगा। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है, जब आप उसको ओरिजिनल पोजीशन से दूर लेके जाओ, वहां तक लेकर आए, तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की बजाय रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करूंगा। ये mg साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है जिसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी। अब हमें पता है जो टॉर्क है, टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहां क्या होता है, एक f इंटू डी होता है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से ले, यहां चल पूरा ही लिख देता हूं एक बार, आर एफ साइन ऑफ थीटा। आर क्या है, एक्सिस से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसकी दूरी, एफ फोर्स है, और साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो थोड़ा ध्यान देना, आर की जगह ये एक्सिस है, इस जगह पे फोर्स लग रहा है, इसकी जगह आएगा एल। एफ जो इधर लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg साइन थीटा। ये थीटा और चीज है, ये तो पुराने फार्मूले का थीटा है। ये कौन सा थीटा है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। बात को समझो, ये जो थीटा यूज हुआ ये तो आज हुआ है ना, ये वाला जो थीटा है तो बहुत पुराना है। आर और एफ के बीच का एंगल वो 90 डिग्री है, देख, क्योंकि ये mg cos थीटा है, ये जो लग रहा है इन दोनों के 90 है ना, तो ये 90 है। तो बेटा जो फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो mg साइन थीटा है। ये रहा, आर की जगह पर एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं, उसकी जगह एल आ गया, एफ की जगह mg साइन थीटा आ गया, और आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री आ गया, ये आ गया साइन 90 डिग्री, और ये बन गया एल इंटू mg साइन थीटा इंटू 1। यानी कि जो टॉर्क लगी, टॉर्क वो कितनी लगी, mg l, m इंटू जी इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। हाँ जी भाई, तो टॉर्क इक्वल टू mg l इंटू साइन थीटा आपने नोट कर लिया। अब अगली बात ध्यान से सुनना बेटा, मैथ्स का एक रूल है, पहले भी बताया होगा कभी, कि अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। ये जितने भी पेंडुलम वेंडुलम है ना, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, उसमें भाई ये नहीं है कि तुमने ये पकड़ के ऊपर तक छोड़ दिया और उससे टाइम पीरियड आ रहा है। जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में निकाल रहे हैं हम, और आइडियल कंडीशन ये है कि थीटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एंगल हो तो वो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो वैलिड रहेगा, ज्यादा में वैलिड नहीं होता वो। तो साइन थीटा
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। साइड पे कहीं लिख लो यार, नई नई बातें देखो रोज आती रहेंगी, साइड पे कहीं पे लिख लो कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा को नहीं ले सकते। तो आगे कभी आए ना, ये मत कर देना साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा चल जाएगा, कॉस टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा चल जाएगा, कॉस में ऐसा कोई नियम वियम नहीं है मेरे भाई। तो यहां पे तुमने साइड पे लिख दिया इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इसलिए मैं यहां पर टॉर्क इक्वल टू एम जी एल क्या लिखने जा रहा हूं, थीटा लिखने जा रहा हूं। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, टॉर्क की जगह आई अल्फा, अब ये तो पता होगा यार एम जी एल थीटा। अब यहां से और ध्यान दो, थीटा बाय अल्फा, थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। एल तुम्हें पता है क्या है, एम तुम्हें पता है, जी आई क्या है, पूरी की पूरी बॉडी का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। ठीक है नहीं, तो थीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू आई बाय एम जी एल। अब यहां पे एक फार्मूला डायरेक्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना। अगर पेंडुलम हो, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम, क्या हो, सिंपल पेंडुलम हो, तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स की बात होगी, F इक्वल टू के एक्स टाइप, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स की बात होगी F इक्वल टू के एक्स टाइप। अगर बेटा रोटेशन हो रही है तो फोर्स की जगह कौन ले लेगा, टॉर्क ले लेगा, और K की जगह कोई और कांस्टेंट हो जाएगा, टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, और X की जगह कौन ले लेगा, थीटा ले लेगा। समझो, अगर सिंपल पेंडुलम होता तो उसको में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स का F इक्वल टू के एक्स आपने पढ़ा हुआ है, माइनस मैंने वहां पे अभी इग्नोर किया, ओके। लेकिन अगर रिस्टोरिंग टॉर्क की बात हो, रिस्टोरिंग फोर्स की बजाय रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो टॉर्क लग रही है, तो F की जगह टॉर्क आ गया, X की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना, ओरिजिनल जगह से। अगर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये x है, यहां से यहां तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो थीटा। ऐसे ही अगर सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हो तो फोर्स इक्वल टू के एक्स से कर करा के ना एक्सेलेरेशन निकालते होते हैं हम। एक्सेलेरेशन आ जाती है ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें भी माइनस होता है, माइनस फिलहाल मैंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसकी एक्सेलेरेशन भी होगी कुछ ना कुछ सिंपल पेंडुलम की। तो अगर बेटा सिंपल पेंडुलम है तो F इक्वल टू के एक्स, इसका आगे यूज करके A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे आया ये अभी नहीं बता सकता मैं। सिमिलरली अगर अब रोटेशन हो रही है तो इससे जो एक्सप्रेशन बनेगी A की जगह क्या आएगा, अल्फा, क्योंकि देखो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी ना, एक्सेलरेशन की बजाय ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, वो तो एंगुलर वेलोसिटी है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मतलब आपको ये वाला एक फार्मूला दे रहे हैं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये मेरे भाई पेंडुलम केस में के केस में आपको डायरेक्ट अभी आ रहा है, वो शायद आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे ना तब जाके क्लियर होना है। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया, काम तो निपटाना था ना। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इसके ऑसिलेट करने की एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी होगी, थीटा हो चुकी होगी। अब यहां पे थीटा बाय अल्फा इक्वल टू क्या है, आई बाय एम जी एल, या कह लो अल्फा बाय थीटा है एम जी एल बाय आई। इस हिसाब से अल्फा बाय थीटा, ध्यान से देखो, अल्फा बाय थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। अल्फा बाय थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया। डिराइव करना आना चाहिए, मेरा मोटिव होता है कि रिजल्ट कैसे आए हैं वो बताऊं ज्यादा से ज्यादा। तो वो रिजल्ट कैसे आए हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए बेटा।
तभी बेटा मैं बहुत ज्यादा रिजल्ट बताता ही नहीं हूं, वही बताने की कोशिश करता हूं जिसको हम कर भी सकें या आप कर भी सको, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो याद करनी मुश्किल हो जाएंगे। जो जो हमने किया कम से कम उनका तो यूज करना सीख लेना। तो थीटा बाय अल्फा बाय थीटा ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा बाय थीटा यहां से ये भी निकाल रखा है, मतलब क्या निकलता है कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फा बाय थीटा, यानी एम जी एल बाय आई के इक्वल। अब एल पता होना चाहिए क्या चीज है तुम्हें। अब यहां से ओमेगा कितना आ गया, रूट एम जी एल बाय आई। मेरे भाई यहां से टाइम पीरियड निकालना है। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब ये तो पता होना चाहिए, ये आ गया एम जी एल के नीचे आई। टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, टाइम पीरियड इसके आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई यही रहेगा, i डिवाइडेड बाय एम जी एल आ जाएगा। टारगेट पे क्या था मैंने बोला था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, एम जी आई डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू एल आ जाएगी। टाइम पीरियड आ गया जी, मान लो। अब अगली बात, थोड़ा ध्यान, आंसर है ये वैसे तो, लेकिन अब आई को कन्वर्ट करता हूं। आई क्या है बेटा, इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है जी, इस एक्सिस के अलोंग। और सेंटर ऑफ मास का है ये रहा। अब ये अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग मांगू, ध्यान से सुनना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, आईसीएम बोलूंगा। देख ये है सेंटर ऑफ मास, अगर इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूं तो वो आईसीएम हो जाएगा। यहां रख ले, यहां रख ले, ये देख वो आईसीएम हो गया। सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहां से एक्सिस शिफ्ट करके यहां रख दूं तो आईसीएम हो जाएगा। और ये जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जो मैं लेके चल रहा हूं, इसके अलोंग आईसीएम है, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल ही है मेरे भाई। ये एक्सिस अंदर को है देख, ठीक है, दूसरा एक्सिस ये रहा, आईसीएम वाला ये रहा। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, चाहे यहां से रख के देख ले, दोनों पैरेलल ही है। तो देख ये आई है, ये आईसीएम है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है। तो उस हिसाब से पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी, I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। याद कर लो, I इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। डी की जगह यहां पर क्या है, एल है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है जी। अब जो आईसीएम है उसकी जगह एम के स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि सारा का सारा मास जहां पे कंसंट्रेटेड होता है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहां पे जो के है रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। बात को समझो, पुरानी बातें सारी याद करो। तो आईसीएम की जगह एम के स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो आई की जगह मैंने लिख दिया यार एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में आ गया, साथ में एम एल स्क्वायर आ गया। आई कितना आ गया, एम आ गया, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया आई की जगह पर। अब आई की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ये बन गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई की जगह एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा g इंटू एल आ जाएगा, m कट गया, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय जी एल। यार ये है वो फार्मूला जो आपको याद करना है, डायरेक्ट याद करोगे तो भी बढ़िया बात है। बात कहां खत्म हुई है, बात खत्म हुई है आकर
कि कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता, यहां आके बात खत्म होती है कि दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम के उस कंपाउंड पेंडुलम का रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर वो रॉड है तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखना अब क्या होगा, 1/12 ml² के हिसाब से इक्वल टू mk² से निकल जाएगा, पढ़ लिया इतना तो तुमने। अगर वो रिंग है, रिंग लटकेगा, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन मौके के हिसाब से पुट करेंगे, ठीक है जी। अगर वो डिस्क है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन उसके हिसाब से पुट करेंगे। फिर एल क्या है, जहां से उसको लटकाया है और जहां उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनके बीच का डिस्टेंस है। अगर ये रिंग है और मैंने इसको यहां ऐसे लटका रखा है तो इसके और सेंटर के बीच में, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसका सेंटर ही ना रिंग का, ये जो डिस्टेंस एल हो जाएगा। हां, अगर कहता है मैंने बीच से लटका रखा है कहीं से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एल। कई बार वो डिस्क ले लेता है, डिस्क के बीच में कई छेद कर देता है, ओके। वो रॉड ले लेता है बीम के फॉर्म में, उसके बीच में कई छेद कर लेगा। अब ये इसका सेंटर ऑफ मान ले ग्रेविटी है, अगर यहां से लटकाएगा तो ये एल है, यहां से लटकाएगा तो ये एल। तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से देखनी पड़ेगी भाई। तो के रेडियस ऑफ गायरेशन है उस ऑब्जेक्ट का, एल वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या चीज है, जी वो तो पता ही है। तो ये टाइम पीरियड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसको कभी कभी बुक्स में कुछ ऐसे भी लिखा हुआ होता है मेरे भाई कि T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L इफेक्टिव बाय G। देख बेसिक फार्मूला तो पेंडुलम का यही है ना, 2π√L/G। तो इसको कभी कभी 2π√L/G के टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। L यहां पे क्या हो गया, इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव लेंथ। अब इसको इफेक्टिव लेंथ लिख दिया ना, ये साइड पे निकाल लो, चलो आप फार्मूला वही याद रख लो और इसको साइड पे निकाल दो, k² प्लस L² G, सॉरी L। तो इसको बेटा याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। k रेडियस ऑफ गायरेशन है, L डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फॉर अ रिजिड बॉडी। अच्छा, इसमें एक नोट कर लो, नोट करने वाली बात यह है कि कहते हैं जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम तब आता है जब L पूरा पूरा रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल हो जाए, उस वक्त इसका टाइम पीरियड मिनिमम आएगा। मिनिमम का मतलब सबसे तेज चलेगा, टाइम पीरियड मिनिमम का मतलब दर 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 बहुत तेज चलेगा। टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब आराम से, जितनी आराम से आएगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा आएगा ना, जितनी तेज चलेगा टाइम पीरियड कम। तो टाइम पीरियड मिनिमम कब आता है, याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाएगा, जब L इज इक्वल टू K होता है। अगर L इक्वल टू K पुट कर दोगे तो L इफेक्टिव जो है वो कितनी आ जाएगी, k² प्लस k², 2k² बाय k, 2k आ जाएगा, चेक करो। यानी जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 2π√L इफेक्टिव 2k आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा जी, k रेडियस ऑफ गायरेशन है। मतलब अगर मिनिमम चाहिए तो रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2k/g आ जाएगा। कई बार इसका ग्राफ आ जाए तो इसका ग्राफ यहां बना देते हैं, अब दोबारा कहां मिटाते रहेंगे। एक तरफ टाइम पीरियड, एक तरफ L है, तो ये कुछ ऐसे आता है बेटा। ये वाली जो स्थिति है इसमें जो L है, ये L बढ़ रही है ना, ये किसके इक्वल होगी, पूरी पूरी K के इक्वल होगी। जब L पूरा पूरा K के इक्वल हो गया तब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी T मिनिमम वाली जो हमने वैल्यू यहां पर लिख रखी है। ओके जी, तो अब इस टॉपिक को कवर अप कर दिया। अगर आप देखने लग जाओ, ढूंढने लग जाओ, तो ये कभी खत्म नहीं होते यार, टॉपिक वॉपिक कभी खत्म नहीं होते। रोटेशनल मोशन को तुम चाहे 10 दिन में खत्म कर लो, चाहे उसको 2 महीने लगा दो, चाहे उसको 6 महीने पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होगा भाई। ये नहीं खत्म होते, तुम खत्म हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब जाके ये चीजें खत्म होती हैं। तो खत्म नहीं होगा, हमें अपने आप मैनेज करना होता है कि कितने के टाइम पीरियड में हमने कितना का काम आपको करवाना है, और वो इतना हो जाए
कि हम किसी से पीछे ना रहें, अपना काम बढ़िया चलता रहे, तो हम इसको फिलहाल क्लोजिंग ही दे रहे हैं। क्वेश्चन वोश्चन जो इसके बचते हैं उसको कवर अप कर लेना। आज का काम अपना खत्म हो गया। हाँ, लाइव क्लास पता नहीं अब इसकी 1 लगानी पड़े, मुझे 2 लगानी पड़े, अब जितनी भी लाइव क्लास लगेंगी लगने दो, काम कंप्लीट करेंगे। काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।